हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पीवाईक्यू को देख रहे थे। पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सेकंड वीडियो इसमें फॉलो अप कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इन 4 टॉपिक्स पे सारे पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं, जो टॉप क्वेश्चन हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप वीडियो देखेंगे, आपका जो टॉपिक है ये क्विकली बहुत कम टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब तथा क्षेत्रीय राज्यों को हम लोग साथ में देख लेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसको हम उससे पीवाईक्यू जो आए क्वेश्चन है वो देखेंगे। 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार भूल जाते हैं हमें, उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। और अन्य साथ में जन आंदोलन जो हुए थे उनको भी हम लोग इसी में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहले बता दूं कि जो भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम लोग थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सके और थोड़ी इच्छा भी होती है कि वीडियो देखा जा रहा है तो ज़्यादा बनाया जाए, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर, पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए सीधे से वीडियो शुरू करते हैं। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? मैं बता दूं, पहले वीडियो, इससे पहले एक वीडियो आया हुआ है, इसमें इससे पहले के जितने टॉपिक्स हैं, यूरोपियों का आगमन और उसके सुदृढ़ीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो चुके हैं। उसी कड़ी में आगे का वीडियो है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली विजयी हुआ था। सेकंड वाले में अंग्रेज विजयी हुए थे। तीसरा प्रश्न है, मिलान करना है, कब हुआ था इस संधि और उसका ईयर क्या है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे और इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इससे क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेंगे कि किस किस युद्धों के बीच में संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है। दूसरा है मंगलौर की संधि, ये 1784 में। ये किसके साथ में हुआ था? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध था, उसमें हुआ था ये। सेकेंड का युद्ध था उसमें, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में। तीसरा है सलबाई की संधि, ये हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें हुआ था 1782 में। ठीक है। और चौथा है मद्रास की संधि, ये 1769 में हुआ था। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी का परिणाम था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन 4, 2, 3, 1, 3 सी इसका सही हो जाएगा आंसर। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, इंपीरियल प्रेफरेंस ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या फिर भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे।
निम्नलिखित से कौन सी निधियां होम चार्जेस के संघटक थीं? ये पहला टॉप है इसमें बिंदु, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। होम चार्जेस को क्यों यूज करते थे, तो उसमें कौन कौन से चीज़ों को यूज करते थे, ये इसमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नहीं तो इसमें तीसरा नंबर नहीं होगा, पहला और दूसरा दोनों इंक्लूडेड है। होम चार्जेस मूलतः एक तरह सा समझिए टैक्स की तरह था जो वसूला जाता था कि भारत के ऊपर खर्चे के रूप में दिखाया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, और उसमें धन एक तरह से लगाया जाता था भारत को, क्या कहा जाए, लोन की तरह एक तरह से दिया होता था कि कोई भी चीज़ खर्च हो रहा है, लंदन के ऑफिस में भी खर्च हो रहा है, भारत के लिए ही खर्च हो रहा है चूँकि, इसलिए भारत के ऊपर लोन की तरह, डेप्थ की तरह एक तरह से उसको लिया जाता था। ठीक है, चार्जेस के रूप में लिया जाता था उसको। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कौन कौन से सही है बताने हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था, मराठाओं को किया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, नहीं, तृतीय में नहीं हुई, फोर्थ में हुई थी। ठीक है, 1799 तृतीय के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी, उसके बाद समाप्त हो गया था तृतीय। ठीक है, तो चौथे में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये आपका सही है, तो ओनली 3 हो जाएगा, केवल 3 बी आंसर इसका सही होगा। देखिए फिर से कौन सा एक सुमेलित है बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, प्रथम में हैदर अली जीता था। हैदर अली ने द्वितीय में आंग्ल मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है ये भी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, युद्ध में दिवंगत हुआ। ठीक है, ये चौथा सही होगा इसका। इसमें ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों को संधि भी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आगे कोई आता है तो ध्यान रहेगा। तो फर्स्ट जो युद्ध हुआ था उसकी संधि हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ, और थर्ड जो था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और फोर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इसको लागू किया गया था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, कौन थे। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तीनों ही थे। ठीक है, 1 2 3, ज़्यादातर लोग ध्यान रखता है दादा भाई नौरोजी, लेकिन ये तीनों भी थे। और भी लोग उस चीज़ों को कह रहे थे, आर्थिक आलोचना जो हो रही थी, उपनिवेशवाद, अंग्रेजों की जो उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति थी उसको आलोचना करते थे, तो उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम तो काफ़ी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये लोग भी साथ में अपने अपने तरीके से अपने
लेखों के जरिए अन्य चीज़ों से कर रहे थे। ठीक है, तो तीनों लोगों का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा अपवाह सिद्धांत ड्रेन थियरी की सही परिभाषा निम्नलिखित में से किस कथन से दी जा सकती है? यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियरी जो दी थी उसको सही से परिभाषित करता है? तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं चारों को एक बार में। देश की संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल रहा था। सही है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है ये बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहीं का पैसा था, एक्सपोर्ट भारत कर रहा था, लेकिन जो ब्रिटेन खरीद रहा था सामान, एक्सपोर्ट कर रहा था, मान लीजिए एक्सपोर्ट हो रहा है और ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा है, तो कोई सामान मान लीजिए उसके पास आ रहा है, तो उसको खरीदने के लिए जो पैसा यूज कर रहा था ब्रिटेन, वो भारत के ही टैक्सेबल या फिर किसी अन्य तरीके से जो जुटाया हुआ धन है उसी को फिर से वापस खर्च कर रहा था। वो यहीं पे रेवेन्यू इकट्ठा करता था और यहीं पे से जो माल जाता था उसी को खरीद लेता था उसी रेवेन्यू से। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जाए कि यहीं का पैसा दे के यहीं का सामान खरीद रहा था और अपने पास ले जा रहा था। तो यही ड्रेन थ्योरी थी कि एक तरह से निष्कासन हो रहा है देश में, मतलब यहाँ का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, यहाँ का पैसा एक्सपोर्ट हो रहा है, अन्य माध्यमों के या तरीकों से एक्सपोर्ट निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये एक तरह से आपको मोटा मोटी समझाने के लिए मैंने समझा, इस तरह आप समझ सकते हैं क्या है, मूलतः यही चीज था उसमें। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। तो इसमें आपका तीनों ही सही है, इसका ऑप्शन सी होगा। उन्नीस में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके लिए कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना, न्याय पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ठीक है, इसमें आंसर आपका होगा डी, ऊपर से कोई भी सही नहीं है। इसमें क्या हुआ था जरा देख लेते हैं क्या चीज है। जमींदारी जैसे इसमें कानूनी विवादों का बढ़ोतरी का मूल कारण क्या क्या था कि जमींदार का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। जमींदार का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। इसके अलावा लगान रहित अनुदान जो भूमि थी, चारागाह था, पर्दी भूमि था, यानी कि भूमि के क्षेत्र का निर्धारण यहाँ भी नहीं था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट एक और कहा जाता है कि जमींदार और कृषकों के बीच में जो मध्यस्थ थे उनके वजह से भी काफ़ी कानूनी विवाद में बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक है, तो ये तीन मुख्य कारण माने जाते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कब लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा? ये तो 1901 में, इसका आंसर सही होगा, 1901 में लिखी गई थी।
देखिए 1857 की क्रांति से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लखनऊ, इसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कौन कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा था 1857 क्रांति में, कौन नेता कहाँ से किस क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। रिप्रेजेंटेशन यानी कि विद्रोह का नेता किस जगह से था। ठीक है, तो लखनऊ में काफ़ी क्वेश्चन कई बार ये आया है। बेगम हजरत महल इसका आंसर सही होगा, लखनऊ से उन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी है। ठीक है, उनके बचपन का नाम भी था मणिकर्णिका, ध्यान रखिएगा। 1857 के संग्राम में संबंधित पहली घटना क्या थी? सबसे पहले क्या हुआ था? ठीक है, इन ऑप्शनों में से कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो सबसे पहले घटना जो हुई थी सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, काफ़ी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, इसमें आप लोग ऑप्शन में पढ़ देता हूं पहले। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्माण में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। इसका आंसर होगा सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। वाणिज्यीकरण क्या हुआ कि बेसिकली समझिए इस तरह, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके बाद कंपनी के पास जो व्यापार के एकाधिकार थे वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे चीज़ों को खोजना, मतलब ऐसे चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देती है कंपनी जिसमें कि आर्थिक लाभ ज़्यादा हो। इसलिए जो नगदीकरण के क्या कृषि थे उनको अपना लिया गया। ठीक है, बागानी फसलों को उगाना शुरू किया गया, तंबाकू उगाना शुरू किया, जिससे कि सीधे आर्थिक नगदीकरण के जो कृषि वाणिज्यीकरण कर दिया गया पूरी तरह से। तो कृषक भी वैसे ही उगाना शुरू किया क्योंकि उसमें डायरेक्ट सीधे आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ था, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे कि जिसमें भाई जिसका माल ज़्यादा बिकेगा वही उगाना चाहे कोई भी कृषक। ठीक है, तो इस वजह से धीरे धीरे जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो कम होने लगी और जो इंडिपेंडेंसी थी पूरी तरह से कि क्या उगाया जाए, और इसके अलावा जो एक तरह सस्टेनेबिलिटी थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक दूसरे जो कृषि का पूरा सस्टेनेबिलिटी थी कि क्या उगाना है, जनता को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, उसके वो चीज़ें डगमगाने लगी। अब वाणिज्यीकरण की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगा चीज़ें। ठीक है, तो भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण का परिणाम था आर्थिक नीति के तौर पे। ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अभी तक आप लोगों को अगर पढ़ाने में, सुनने में, समझने में अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करें। ये भी देखिए सुमेलित करना है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, कौन नेता कहाँ से क्रांति जुड़ा हुआ था। तो झांसी से आप रानी लक्ष्मीबाई को जोड़ लेंगे, लखनऊ से जैसे मैंने अभी बताया बेगम हजरत महल, फैजाबाद से कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। $1857 के विद्रोह में ये यही होगा ना, 4 3 2 1। ठीक है,
1857 विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद अभी देख ही चुके हैं, उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह ने क्या किया था, जलियांवाला बाग में जो उस समय थे, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल माइकल ओडायर, उसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। तो ये उनसे 1857 क्रांति से जुड़े हुए नहीं हैं, और सब कोई जुड़ा हुआ है। असम में 1857 क्रांति में नेता कौन था? ये भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दीवान मनीराम दत्त। रामचंद्र पंडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो तांत्या टोपे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे कमांडिंग ऑफिसर था उस समय बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन। देखिए, सारे A to Z क्वेश्चन को नहीं इसमें उठाया गया, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगता है वो सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इससे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर जो भूलने के लोगों को संभावना भी रहती है, इस टाइप को क्वेश्चन को भी जानबूझ के ऐड किया गया है। तो इससे आपको मेमोराइज रिवीजन करने में आसानी रहेगी, आपने अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है तो। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल हुआ? सबसे इसका मुख्य कारण माना जाता है कि सामान्य एक योजना नहीं थी, रैंडमली सब कोई अपने अपने जगह से विद्रोह का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लान्ड वे से काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो कोई सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए ये असफल माना गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो BD सावरकर ने नाम दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो SN सेन। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि क्षीण हो गया? क्यों हो गया नील की खेती? नील खेती का प्रयोग क्या था? नील क्यों खेती की जाती थी? सबसे पहले ये समझिए, नील की खेती होती थी कपड़ों के डाई के लिए। उस समय कपड़े रंगीन नहीं हुआ करते थे, सब वाइट पहनते थे, और भारत के नील काफ़ी विश्वविख्यात थे अपने कलर के लिए, अपने कलर की सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब ज़्यादा दिन तक टिके रह सकते थे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के थे। तो नील की खेती असली में कलर करने, वाइट सारे कपड़े होते थे, उसमें कुछ डाई कलर नील कपड़ों के लिए, किसी अन्य टाइप के कपड़ों के लिए, सिर्फ कपड़े पहनने वाले ने, अन्य भी कपड़ों के लिए नील का यूज होता था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, नई नई चीज़ें खोजी जाने लगी, तो सिंथेटिक कुछ डाई भी आने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे इसकी मांग खत्म होने लगी, और उसके बाद इसका नील की खेती का ह्रास होना शुरू हो गया। तो इसका आंसर B होगा, नई खोजों के कारण विश्व व्यापार में इसका अलाभकर होना। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र, काफी फेमस है, बहुत क्वेश्चन आता है, नील दर्पण के नाटककार हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के जस्ट बाद नील विद्रोह ही होता है, 1859 से, 1857 के बाद 1859 से 60 के बीच में ये होता है। सन्यासी विद्रोह, ये देख लेते हैं कौन कौन कब हुआ था, ये भी यहाँ पे। तो सन्यासी विद्रोह आपका 1763 के आसपास हुआ था, 1800 तक चला था ये लगभग, ठीक है। संथाल विद्रोह था जो जस्ट पहले 1857 के जस्ट पहले 1855 से 1856। पाबना विद्रोह जो था आपका 1873 से 76 के बीच में चला था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था RC मजुमदार ने।
भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। इन्होंने लिखा था 1859 में एक बुक लिखी थी, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, तो भारतीय भाषा में सबसे पहले लिखने वाला भारतीय कोई था तो सैयद अहमद खान थे। संथाल विद्रोह को शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, सही बात है। किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि में अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही बात है। तो ए और दो दोनों सही होंगे, एक और दो दोनों सही। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए, सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम थे। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र में संथाल को पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। इसका आंसर होगा सी 1, 2, 3। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। दादू मियाँ थे फराजी आंदोलन के नेता। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पे? तो केरल में। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख है आनंद मठ उपन्यास में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मिलान करना है किस क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कुकी, ये हो जाएगा त्रिपुरा। कुका, ये हो जाएगा पंजाब। कुकी और कुका ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कुका पंजाब का है, कुकी त्रिपुरा का है। अब इसको कैसे याद रखेंगे ये आप सोचिए। त्रिपुरा और पंजाब। पाबना ये आपका बंगाल का है, और बिरसा मुंडा विद्रोह है बिहार। उस समय विद्रोह बिहार, अब झारखंड मान लीजिए, झारखंड भी समझिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 4, 1, 2, 3 डी। फिर से मिलान करना है वर्ष और विद्रोह के साइंस से। तो अहोम विद्रोह कब का है? 1831 से 32। सॉरी, अहोम विद्रोह हो जाएगा 1828। कोल आपका 1831 से 32। संथाल हो जाएगा आपका 1855-56 और मोपला हो जाएगा 1921। तो आंसर होगा 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3 ए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रमण टाइमलाइन से इनको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए नील विद्रोह कब का है? तो नील हो जाएगा 1860 के आसपास। दक्कन हो जाएगा 1875 के आसपास। आपका सिपाही हो जाएगा 1857 और संथाल हो जाएगा 1856। तो हो जाएगा सबसे पहले कौन?
सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1 और 3, 2 4 1 और 3, डी। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ठक्कर बापा ने। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। मैंने समझाने में अपनी पूरी कोशिश की है, आपको समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया हो आप लोगों को वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।